हेलो दोस्तों, कौशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हाल ही में आप सबने ये न्यूज़ सुना होगा कि भारत ऑफिशियली वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है 4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ। तो अब सवाल ये उठता है, ये जीडीपी होता क्या है? क्या होता है नेशनल इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? ये सब कॉन्सेप्ट ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होना चाहिए कि सीजीपीएससी प्री में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से देखे जाते हैं और इन 3-4 क्वेश्चनों में से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आते हैं। आप देख सकते हो 2023 में ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। देखिए, एक तो है आपका राष्ट्रीय आय से रिलेटेड और दूसरा है नाम मात्र की जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड। अब यहां पर आप इसका ऑप्शन देख के ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन रट के बनने वाला नहीं है, याद करके नहीं बनेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम ना राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये सब कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट में एक यूपीएससी का मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसे अब तक का इस टॉपिक से आया हुआ सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जा सकता है और उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और एकदम ध्यानपूर्वक देखना है। आपको बिल्कुल भी कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बचेगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, अगर इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखा जाए तो ये होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये नेशनल इनकम का टेक्निकल डेफिनेशन है जिससे आपका दुनिया भर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आय को समझने के लिए पहले इसकी सामान्य परिभाषा देखेंगे, उसके बाद सामान्य परिभाषा में आए हुए कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम इस टेक्निकल डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, इसका सामान्य परिभाषा क्या हो सकता है राष्ट्रीय आय का? एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो कारक आय प्राप्त किया जाएगा उसी का कुल योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसका दूसरा सामान्य परिभाषा क्या हो सकता है? देखो, यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, ये इसकी सामान्य परिभाषा है। लेकिन याद रखना, यहां से सामान्य परिभाषा भी आसानी से समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो हमको नहीं पता, तो उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर ये डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहां पर जो जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उसे समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है? एक वित्तीय वर्ष। तो देखिए, एक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, याद रखना। ठीक है, भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। उसके बाद देखो, सामान्य निवासी, नॉर्मल रेसिडेंस किसको बोला जाता है? याद रखना, ये सब शब्द आपको सामान्य परिभाषा में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्य निवासी या नॉर्मल रेसिडेंस किसे बोला जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में ना सामान्य निवासी या नॉर्मल रेसिडेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। हम लोग देख ही चुके हैं ये डेफिनेशन में। एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। क्लियर? होता कौन है? देखो, 2 शर्त पूर्ण करना होगा आपको सामान्य निवासी बनने के लिए। पहला, निवास की अवधि, वह व्यक्ति संबंधित देश में कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा हो। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति अगर भारत में 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से रह रहा है, ये पहला कंडीशन होना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक अवधि तक वो कहां रहा, निवास कर रहा हो? भारत में। सेकंड क्या बोल रहा है? आर्थिक रुचि का केंद्र। आर्थिक रुचि का केंद्र मतलब भारत में ही उनको आय होनी चाहिए, भारत में ही वो क्या कर रहा है? अपनी आय को व्यय कर रहा है और वहीं पर बचत कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है, 1 वर्ष से अधिक समय से यहाँ रह रहा है, यहीं पर वो अपना कोई भी काम वगैरह कर रहा है, उससे उसको आय प्राप्त हो रही है, इनकम प्राप्त हो रहा है, यहीं पर वो क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर कर रहा है, व्यय कर रहा है अपना। ठीक है, और यहीं पर भारत में ही वो क्या कर रहा है? अपना बचत कर रहा है। भले वो भारत का नागरिक हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो भारत का सामान्य निवासी या नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, देखो, इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें सामान्य निवासी माना जाएगा तो देश के नागरिक, वे लोग जो उसी देश के नागरिक है और वहीं रह रहे हैं। जैसे हम जैसे सामान्य लोग भारत के नागरिक है, भारत में ही रह रहे हैं, भारत में ही आय अर्जित कर रहे हैं, यही व्यय कर रहे हैं, तो हम भारत के सामान्य निवासी होंगे। दूसरा क्या है? विदेशी नागरिक। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है और उसकी आर्थिक रुचि भारत में है तो उसे भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, भले ही वह भारत का नागरिक ना हो।
ठीक है। इसमें मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अक्षय कुमार आप सबको पता होगा, बहुत बड़े सुपरस्टार है बॉलीवुड के, सब जानते होंगे अक्षय कुमार को। याद रखना 2-3 साल पहले अगर आप देखोगे, 3 साल पहले या 3-4 साल पहले अगर जाओगे, तो अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं था। ये कनाडा का नागरिक था, याद रखना। ठीक है? अक्षय कुमार कहाँ का नागरिक था? कनाडा का। लेकिन वो रहता कहाँ था? भारत में। काम कहाँ कर रहा था? भारत में काम करता था। ठीक है ना? मतलब आय कहाँ से प्राप्त करता था? भारत में। भारत में ही उपभोग करता था, व्यय करता था। ठीक है ना भाई? भारत में रह रहा है, वहीं काम कर रहा है, वहीं से आय अर्जित कर रहा है, वही वो व्यय कर रहा है। क्लियर? तो अक्षय कुमार को ना भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, भले ही वो भारत का नागरिक नहीं था। हालांकि अभी वर्तमान में वो भारत का नागरिक बन चुका है। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड क्या है? संस्थाएं। देश में स्थित व्यवसाय, बैंक, अन्य संगठन उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं। केवल व्यक्ति विशेष को सामान्य निवासी नहीं बोलेंगे। कोई संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जैसे एक बैंक, यस बैंक आप सब सुने होंगे। ये इंडियन बैंक नहीं है, ये अमेरिकन बैंक है, लेकिन ये भारत में काम करती है, तो इसको भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा। इसके द्वारा जो आय अर्जित की जाएगी उसकी गणना जीडीपी में होगी, याद रखना। ठीक है? या राष्ट्रीय आय में इसकी गणना होगी। क्लियर है? तो केवल व्यक्ति बस सामान्य निवासी नहीं होंगे, संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस भी क्या कहलाते हैं? सामान्य निवासी या नॉर्मल रेसिडेंस कहलाते हैं। ठीक है? अब किसे सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा? तो देखो, विदेशी पर्यटक या यात्री जो भी केवल घूमने आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं, कभी कोई डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह आए हैं, कई जने देखे होंगे यहाँ रायपुर में सत्य साई हॉस्पिटल में विभिन्न देशों से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। ठीक है? तो उनको नहीं मानेंगे। कई लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं विदेशों से, उसको नहीं मानेंगे सामान्य निवासी। ठीक है? उसके बाद सेकंड देखो, विदेशी राजनयिक, ठीक, जो डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है ना, दूतावास में, एम्बेसी में काम करते हैं, उनको भी हम सामान्य निवासी नहीं मानेंगे, चाहे वो कितने भी वर्षों तक यहाँ पर रहे। थर्ड देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी, जैसे यूएन की कोई शाखा यहाँ पर मिल गया भारत में, वहां कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, डब्ल्यूएचओ की कोई शाखा मिल गई यहाँ पर, वो यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको भी भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। और उसके बाद क्या है? सीमा पार कर्मचारी, वे श्रमिक जो सीमा के पास रहते हैं और काम के लिए रोजाना सीमा पार करते हैं। ये कौन हो सकते हैं? जैसे नेपाल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेपाल के कुछ लोग क्या करते हैं? रोजगार के लिए रोज भारत आते हैं, फिर काम करके फिर चले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों में, नेपाल से लोगों का आना जाना चलता है, तो उनको भी हम भारत का सामान्य निवासी नहीं मान सकते। ठीक है ना? तो सामान्य निवासी यहां समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? कारक आय। आप डेफिनेशन में देखोगे तो यहां पर मैं बताया था आपको कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय, ठीक है ना, कारक आय, तो होता क्या है? कारक आय या फैक्टर इनकम बोला जाता है इसी को। ठीक है ना? फैक्टर इनकम या कारक आय। देखो, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कारक आय वह आय है जो उत्पादन के साधनों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिकों को उत्पादन प्रक्रिया में उनकी सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त होती है। ठीक है? यहां समझ में आया? देखो, एकदम सामान्य चीजें। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है इकोनॉमिक्स में ये चार चीजों को। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, या कारक माना जाता है। पहला क्या है? श्रम या लेबर। उसके बाद है भूमि, लैंड। फिर है पूंजी, कैपिटल। चौथा है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। याद रखना, ये अलग से पूछा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कारक। इकोनॉमिक में या अर्थव्यवस्था में कारक किसे माना जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो याद रखना, यही चार चीजें कारक मानी जाती है: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। और इनसे जो आय प्राप्त होगा उसको बोला जाता है कारक आय। कारकों से प्राप्त आय क्या कहलाती है? कारक आय। देखो, या तो आप कहीं पर जॉब कर रहे होगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? या तो मजदूरी मिलेगा या वेतन मिलेगा। क्लियर है ना? ये आपके एक आय का स्रोत होगा। कहीं आप नौकरी कर रहे हो तो आपको वेतन मिल जाएगा। आपके पास अगर भूमि है, लैंड है, तो उसको आप किराए में दे सकते हो। या फिर खेती की जमीन है तो आप जैसे यहां पर रेखा वगैरह देते हैं तो उससे लगान प्राप्त होता है ना, तो वो चीजें हो सकती है। तो आपके पास भूमि है तो आपको किराया मिल सकता है या लगान मिल सकता है। ठीक है? तो भूमि से इस प्रकार से आपको आय प्राप्त होगी रेंट के रूप में। अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, तो आप या तो उसको बैंक में जमा करोगे या किसी को लोन दोगे। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? ब्याज या इंटरेस्ट। तो ये भी आपकी आय होगी। उसके बाद आप कोई उद्यमी हो, कुछ उद्यम कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ उद्योग लगा रहे हो, कुछ व्यापार कर रहे हो, तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है? लाभ, प्रॉफिट प्राप्त होता है। यही चार प्रकार के जो आय हैं इसको बोला जाता है कारक आय। और राष्ट्रीय आय की गणना में याद रखना, इन्हीं चार प्रकार के आय को ही कंसीडर किया जाता है। दो प्रकार के आय माने जाते हैं सामान्यतः अगर देखा जाए। एक तो होता है कारक आय, फैक्टर इनकम, और एक होता है हस्तांतरित आय या ट्रांसफरेबल इनकम। ठीक है? हस्तांतरित आय में जैसे आप कुछ कहीं दान मिल गया, अनुदान में कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, आप भीख मांग रहे हो, वहां से पैसा आ रहा है, तो ये सब चीज क्या कहलाता है? ट्रांसफरेबल आय, इनकम। ठीक है ना? आप कहीं पर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपको बस फोकट में मिल रहा है, तो वो होता है हस्तांतरित आय। उसको राष्ट्रीय आय की गणना में कंसीडर नहीं किया जाता, केवल कारक आय को किया जाता है। और कारक आय किसे बोला जाता है समझ चुके होंगे। ये
अर्थव्यवस्था में 4 कारक माने गए हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, और इन्हीं चारों से जो आपको आय प्राप्त होगी वो होगा कारक आय। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंतिम वस्तु और सेवाएं। ठीक है ना, जो सेकंड डेफिनेशन देखे थे उसमें बोले थे कि अंतिम वस्तु और सेवाओं। ठीक है ना, देख लो डेफिनेशन एक बार, क्या बोले थे कि यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता क्या है? अंतिम वस्तु और सेवाएं, देखिए वे वस्तुएं और सेवाएं जो अंतिम उपभोग, फाइनल कंजप्शन या निवेश के लिए तैयार होती है, जिनमें मूल्य वृद्धि की और कोई संभावना नहीं होती, उन्हें अंतिम वस्तु कहा जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो एकदम सिंपल से एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। जैसे एक किसान है, तो ये किसान जो है ना, ये उगाता है आपका गेहूं। ठीक है, किसान द्वारा किसका उत्पादन किया गया? गेहूं का। तो एक उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये एक उत्पाद है। इसके बाद इस गेहूं से एक आटा चक्की वाला क्या बना देता है? आटा बना देता है। ठीक है, सेकंड उत्पाद ये हुआ। अब इसी आटा को कोई और खरीदता है, उसके बाद इससे वो बना देता है रोटी। ठीक है, और इस उत्पाद को आप खरीद के खा रहे हो। ठीक है ना भाई, रोटी को ही तो खाओगे, गेहूं को थोड़ी खा लोगे। ठीक है ना, तो ये जो रोटी है ना, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट या अंतिम वस्तु। ठीक है, जिसे अंतिम रूप से आप खा के इसका क्या कर रहे हो? उपभोग कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो इसको अंतिम रूप से। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो ये जो अंतिम उत्पाद है ना, इसी को कंसिडर किया जाएगा। जैसे आपको ये रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन किया गया। मान लेते हैं 100 रुपए का ये क्या करता है? गेहूं का उत्पादन करता है। इसी 100 रुपए को 100 रुपए में आटा वाला खरीदेगा, आटा चक्की वाला गेहूं खरीदेगा 100 रुपए में, तो ये 100 रुपया खरीदा। उसके बाद भाई उसको आटा में कन्वर्ट करने के लिए खुद मेहनत करेगा, बिजली बिल वगैरह लगेगा, तो 100 रुपए का ये क्या करता है? अपना वैल्यू एड करता है इस पर। ठीक है ना, इसमें वैल्यू एड करेगा, मूल्य वृद्धि करेगा। तो इसका फाइनल प्राइस क्या हो गया? 200। अब 200 में कौन खरीदेगा? जो रोटी बनाता है वो इसको खरीदेगा। तो 200 में से खरीदा, प्लस 100 रुपए का अपना तो मेहनत किया है ना भाई, गैस जलाया है, खुद मेहनत किया है, तो 100 रुपए का ये क्या करता है? वैल्यू एड करता है। तो फाइनली इसका प्राइस क्या हो गया? 300। अब 300 में आप इसे खरीद के खा लोगे, तो इसका फाइनल प्राइस क्या है? 300। तो जब हम अंतिम उत्पाद की गणना करते हैं ना, अंतिम उत्पाद के मौद्रिक मूल्य का, तो उसमें ये सभी चीजें शामिल रहती है। गेहूं उत्पादन में कितना खर्च हुआ, आटा बनाने में कितना खर्च हुआ, वो सब अंतिम उत्पाद में शामिल रहता है। इसलिए जब भी राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो याद रखना, केवल अंतिम वस्तु और सेवा को ही इसमें शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें दोहराव की समस्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो तो सामान्य डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब जो टेक्निकल डेफिनेशन था ना राष्ट्रीय आय का, उसे समझने के लिए हमको और भी कुछ अवधारणाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम पहले ही समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, इस पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है घरेलू सीमा या डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक, तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो घरेलू सीमा का अर्थ देश की राजनीतिक सीमाओं के भूभाग से होता है। ठीक है ना, मतलब राजनीतिक सीमा किसको बोला जाता है? जो हम भारत का मैप देखते हैं, तो वो जो मैप है ना, इसको बोल दिया जाता है भारत का राजनीतिक सीमा। ठीक है, ये भारत की राजनीतिक सीमा है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन जो आप मैप देखते हो उसको राजनीतिक सीमा माना जाता है सामान्यतः। लेकिन अर्थशास्त्र में जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में जब हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो बहुत व्यापक अवधारणा है, उसमें बहुत सी चीजें शामिल होती है। जैसे कि देखिए क्या क्या शामिल रहेगा? राजनीतिक सीमा, मतलब ये जो सीमा है ये इसमें शामिल रहेगा, क्लियर है। साथ में जो समुद्रिक सीमा रहता है, मतलब भारत का तटवर्ती क्षेत्र, वहां से लगभग 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र भारत की समुद्रिक सीमा कहलाती है, तो ये भी इसमें शामिल रहता है। ठीक है ना, तो ये भारत की राजनीतिक सीमा है जिसको डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। उसके अलावा जलयान या वायुयान, तो देखो भारत से चलने वाला जो फ्लाइट है, जैसे एयर इंडिया का फ्लाइट हो गया, इंडिगो का जो फ्लाइट है, ये केवल भारत में चल रहा है ऐसा तो नहीं है, ये भारत से यूएसए, ब्रिटेन जैसे विभिन्न देशों में जाते हैं। ठीक है ना, तो यूएसए में जब वो उड़ रहा है, यूएसए के एयर स्पेस में जब उड़ रहा है, तब भी वो भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी। यहां से यूएसए में पहुंचा, वहां से वो फिर भारत आया, तो यहां से जब वापस आएगा तो हो सकता है उसमें बहुत सारे यूएसए के नागरिक हो। अब वो एयर इंडिया का टिकट ले रहा है, तो व्यापार कौन कर रहा है? आय किसको हो रहा है? एयर इंडिया को, तो उसको भारत के राष्ट्रीय आय में गणना किया जाएगा। ठीक है ना, वो जो एयर इंडिया का फ्लाइट है वो भी भारत का घरेलू सीमा होगा। ठीक, उसके बाद थर्ड देखो, मछली पकड़ने वाली नौकाएं या तेल रिग। ठीक है, कोई नौका है जो समुद्र में क्या कर रही है? मछली पकड़ने के लिए गई है, भारत की नौका है, भारत के लोगों की नौका है, तो इसको भी भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी, और इस नौका के माध्यम से जो आय प्राप्त होगा उसको भारत की राष्ट्रीय आय में गणना किया जाता है, ध्यान रखना। वैसे ही कोई तेल का टैंकर है जो किसी अन्य देश से क्या रहा है? तेल ला रहा है भारत में, क्लियर है, तो ये सब चीज भारत की घरेलू सीमा होगी। उसके बाद देखो दूतावास या सैन्य प्रतिष्ठान, भारत का जितने भी एम्बेसी है जो कोई भी देश में हो,
चाहे यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्रिटेन में हो, इवन पाकिस्तान में भी भारत के एम्बेसी आपको देखने को मिलता है। तो वो सब भारत की घरेलू सीमा है। वहां जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम होगी, उनकी जो आय होगा, उसको भारत के राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। क्लियर है? या कोई सैन्य प्रतिष्ठान, भारत कहीं पर अपना सैन्य प्रतिष्ठान ओपन करता है, कहीं पर अपनी सेना भेजता है, तो उनको जो आय प्राप्त होगा, वो जो सैन्य प्रतिष्ठान में रुकेंगे, वो पूरा क्षेत्र भारत की घरेलू सीमा में आता है। ध्यान रखना। तो ये सब चीजें भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होता है इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? बहुत व्यापक अवधारणा है डोमेस्टिक टेरिटरी का इसमें। क्लियर? देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? साधन लागत और बाजार मूल्य। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो फैक्टर कॉस्ट होता है उत्पादन लागत। किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादित करने में जो खर्च आता है, उसी को क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना? जैसे आप गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, आगे हम लोग गेहूं का देख चुके एग्जाम्पल, तो उसी को लेते हैं। आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, तो उत्पादन करने के लिए आपको जो खर्च लगा, ठीक है, जैसे आप गेहूं के उत्पादन के लिए आपको श्रमिक चाहिए, खाद चाहिए, ठीक है ना, पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, इन सब चीजों पर आपका जो भी खर्च हुआ इसको उत्पादन करने के लिए, वही क्या कहलाएगा? आपका फैक्टर कॉस्ट। याद रखना, जो उत्पादन लागत होता है उसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत। अब सेकंड क्या होता है? मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। तो जिस कीमत पर वस्तु या सेवा को बेचा जाता है, वो क्या कहलाता है? बाजार मूल्य। ठीक है, तो देखो, आप गेहूं का उत्पादन किए, तो जो उत्पादन किए वो आपका क्या था? फैक्टर कॉस्ट। अब आप जाओगे बाजार, बाजार में जाओगे, इसको बेचोगे, वो क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। तो ये दोनों अलग अलग क्यों होना चाहिए? आप जितना उत्पादन लागत लगा उतने में बेच दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बाजार में किसी प्रोडक्ट को बेचने जाओगे ना, तो उन पर लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो कर लगा, कर आप जिस देख सकते हो, भारत में अभी वर्तमान में क्या लगता है इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में? जीएसटी। तो भैया जो जीएसटी लग रहा है 5% या 18%, उसे आप थोड़ी पे करोगे, जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है वो पे करेगा ना, तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट में आप अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दोगे, तब आपका क्या मिलेगा? आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखना, इतना बस नहीं होता, आपको कई बार सब्सिडी भी तो मिलती है। आप किसी प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। जैसे बिजली बिल में छूट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। आप कृषि कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको छूट देती है बिजली बिल में, तो आपका उत्पादन लागत थोड़ी है, उसको आपको घटाना पड़ेगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट उत्पादन लागत है, लेकिन जब बाजार में बेचने जाओगे तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। और जो सब्सिडी है वो आपको क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर आपका मार्केट प्राइस निकलेगा किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा है। देखो, साधन लागत में निबल अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं होता, जबकि बाजार मूल्य में शामिल होता है। तो ये निबल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर में आपको सब्सिडी घटा देनी है। ठीक है, वही चीज आपको यहां पर फॉर्मूला में देखने को मिलेगा। देखिए, साधन लागत आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस आपको पता है, तो आप क्या कर दोगे? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे। सेम ये वाला आपका डेफिनेशन निकल जाएगा। ये जस्ट विपरीत है। ये तो आपका बाजार मूल्य आपको पता है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तब की स्थिति है। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है और फैक्टर कॉस्ट आपको पता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस कर देना, इसको उस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का साइन बन जाएगा। सेम यहां आप देख सकते हो, इसको अगर ब्रैकेट में डाल दो तो ये बन गया आपका सेम फॉर्मूला। क्लियर है? देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सकल मूल्य और निबल मूल्य। एक ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। तो सकल मूल्य क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? सकल मूल्य का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा का वह मूल्य जिसमें घिसावट या मूल्यह्रास या डिप्रेसिएशन को शामिल नहीं किया जाता या घटाया नहीं गया है। ठीक है, वही नेट वैल्यू क्या होता है? निबल मूल्य वह वास्तविक मूल्य है जो सकल मूल्य में से मूल्यह्रास डिप्रेसिएशन को घटाने के बाद बचता है। अब ये होता क्या है? डिप्रेसिएशन होता क्या है या मूल्यह्रास होता क्या है? देखो, आपके पास जो खेत है उसमें आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, लगभग आप 1 लाख रुपए का उत्पादन किए हो। ठीक है ना, एक साल में कितने का उत्पादन किए आप? 1 लाख के गेहूं का उत्पादन किए। ये आपका फैक्टर कॉस्ट है, उत्पादन लागत है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इतना आपका उत्पादन लागत हुआ माना जाएगा। क्लियर? अब देखो, आप जब उत्पादन लागत निकाले तो आप किन किन खर्चों को जोड़े? कि जो श्रमिकों का वेतन दिए, आप भूमि का जो किराया दिए होंगे, पूंजी मतलब कोई पूंजी आप उधार में लिए होगे, धनराशि इन सब चीजों पे खर्च करने के लिए, वही सब चीजों का कॉस्ट आप जोड़कर क्या निकाल लिए? फैक्टर कॉस्ट 1 लाख रुपए का। और आप बोल रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए का क्या किया हूं? उत्पादन किया हूं करके, ये मान के चल रहे हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब आप उत्पादन करने के लिए हल चलाए तो किसका प्रयोग किए? ट्रैक्टर का। ठीक है, अब देखो, ट्रैक्टर का प्रयोग किए 1 साल पहले जब आप उत्पादन नहीं किए थे, तो इस ट्रैक्टर का मार्केट में वैल्यू था 5 लाख रुपया। मतलब इसको आप बेचने जाते 1 साल पहले तो इसका वैल्यू कितनी थी? 5 लाख रुपये थी। लेकिन 1 साल बाद जब आप गए, 1 लाख का उत्पादन आप कर चुके हो इस ट्रैक्टर के माध्यम से, ले उसके बाद आप गए मार्केट में, तो इसकी वैल्यू गिरकर कितनी हो जाती है? 4.8 लाख। ठीक है ना, इसकी वैल्यू लगभग 20,000 कम हो जाती है, क्योंकि भाई साल भर चलाए भी तो आप ट्रैक्टर को।
और जब आप साल भर चलाओगे तो उसके टायरों में घिसावट आएगी, मशीनों में घिसावट आएगी, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है मार्केट में। एकदम ऑब्वियस है, सबको समझ में आता होगा ये चीजें। ठीक है, तो उसकी वैल्यू गिरकर कितनी हो गई? 4.8 लाख। मतलब आपके प्रोडक्ट का मूल्यह्रास कितना हुआ? लगभग 20,000 का। ठीक है ना, 20,000 का आपके पास जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू गिर गई, और आप बोल रहे हो कि मैं 1 लाख का प्रोडक्शन किया हूं, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू भी तो गिरी है। तो उसको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो ये एक्चुअल आपका उत्पादन नहीं है। जब आप फैक्टर कॉस्ट में जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें आप मूल्यह्रास को घटा देंगे ना, तो 1 लाख में अगर आप 20,000 घटा दोगे तो आपको कितना बचा? 80,000। ठीक है, 80,000 जो बचा ये आपकी नेट वैल्यू है। क्लियर है? यही चीज यहां पर दिया है। देखो, मूल्यह्रास को अगर नहीं घटाएंगे तो ग्रॉस वैल्यू मिलेगा, और अगर मूल्यह्रास को घटा दिए तो क्या मिलेगा? नेट वैल्यू। क्लियर है? तो देखो, सकल मूल्य माइनस निवल मूल्य क्या मिलता है? मूल्यह्रास या डिप्रेसिएशन। क्लियर है? देखो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखो, आते हैं जो अवधारणाएं आती है राष्ट्रीय आय से संबंधित, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहला अवधारणा है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अक्सर आप सुनते हो जीडीपी जीडीपी जीडीपी। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है करके। होता क्या है जीडीपी? देखो, यहां समझने का प्रयास करते हैं। एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी भी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में उत्पादित या जिसका प्रोडक्शन हुआ है अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, मौद्रिक मूल्य क्यों यूज किया जाता है? भाई देखो, आप गेहूं का उत्पादन किए हो 10 टन 20 टन जितना भी, तो वो टन को थोड़ी कंसीडर करते रहेंगे। कोई गेहूं का उत्पादन कर रहा है, कोई और चीजों का उत्पादन कर रहा है, जैसे कोई लोहे का उत्पादन कर रहा है, स्टील का उत्पादन कर रहा है, कोई मोबाइल प्रोडक्शन कर रहा है, तो हर चीज तो उसके लिए मापने के लिए कोई एक यूनिट तो नहीं रहता। इसलिए हम क्या करते हैं? उसका मौद्रिक मूल्य को मापन करते हैं। जैसे हम 1 लाख का गेहूं उत्पादन किए, 10 लाख का मोबाइल उत्पादन किए, ऐसे। ठीक है ना, तो इसलिए बोला गया है अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। ठीक, इसमें ध्यान रहे, इसमें निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल होते हैं। मतलब घरेलू सीमा के भीतर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो निवासी है, देखो ये हमारा हो गया एक घरेलू सीमा, इसको हम लोग मान लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसमें 2 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेगा। एक तो निवासी, ठीक है ना, नॉर्मल रेसिडेंस मिलेंगे, प्लस जो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है वो लोग भी क्या करेंगे? भारत में रहेंगे। भाई कोई भी हो सकता है, आप कोई जरूरी थोड़ी है कि जो नॉर्मल रेसिडेंस है वही भारत में प्रोडक्शन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है भारत में, थोड़ा बहुत कुछ काम करके पैसा कमा सकता है, उसको आय प्राप्त हो सकती है। तो ध्यान रखना, जब भी हम जीडीपी बात करते हैं तो उसमें निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल रहते हैं। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंस दोनों शामिल रहेंगे। ठीक है ना, रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस दोनों शामिल रहेंगे, बस डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या बोला गया, केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। जब भी राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो केवल जो फैक्टर इनकम होता है ना उसी को शामिल किया जाता है। जो ट्रांसफरेबल इनकम होता है उसको शामिल नहीं किया जाता। श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम, इससे जो आय प्राप्त होगी उसी को शामिल किया जाता है। फिर देखो क्या बोला है, घरेलू सीमा के बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसके भीतर कोई भी प्रोडक्शन करे, चाहे रेसिडेंस हो या नॉन रेसिडेंस हो, उसको शामिल करेंगे। लेकिन घरेलू सीमा के बाहर कोई रेसिडेंस है, भारत का निवासी है, वो अगर किसी चीज का उत्पादन कर रहा है उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। मतलब अब आप भारत के सामान्य निवासी हो, आप चले गए कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए आप दुबई चले गए, वहां पर कुछ काम किए और पैसा कमाए, ठीक है, तो उसको जीडीपी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, आप भारत के निवासी हो लेकिन आप भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में उत्पादन नहीं कर रहे हो, आप दूसरी जगह जाके आय अर्जित कर रहे हो, तो उसको भारत के जो जीडीपी है उसमें शामिल नहीं किया जाता। क्लियर? यहां तक समझ में आया? फिर देखो, उसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? देखिए, किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर और बाहर एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। देखो यहां पर अंतर क्या है दोनों में, यहां देखिए, यहां क्या बोला है, घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर। यहां घरेलू सीमा के भीतर और बाहर, मतलब ये डोमेस्टिक टेरिटरी है तो इसके भीतर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में इसके बाहर भी अगर कहीं उत्पादन हो रहा है उसको भी शामिल करेंगे। उसके बाद देखो क्या अंतर है, एक वित्तीय वर्ष में निवासियों द्वारा, ठीक है ना, यहां पर देखो क्या बोला था, निवासी और गैर निवासी दोनों शामिल होते हैं। यहां क्या बोला जा रहा है, केवल निवासियों द्वारा, ठीक है ना, निवासियों द्वारा जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? देखो पहले वाले जीडीपी में क्या बोल रहे थे कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके भीतर घरेलू जो निवासी है या गैर निवासी कोई भी उत्पादन करे उसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। लेकिन
जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें घरेलू सीमा के भीतर हो या घरेलू सीमा के बाहर, ये घरेलू सीमा है, इसके बाहर कहीं भी कोई भी क्षेत्र ये घरेलू सीमा के बाहर है, यहां पर निवासियों द्वारा, रेसिडेंट के द्वारा उत्पादन होगा, उसे भी जीएनपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन घरेलू सीमा के भीतर जो गैर निवासी उत्पादन कर रहे थे उसको शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है? केवल निवासियों द्वारा, चाहे वो घरेलू सीमा में हो या बाहर हो, कहीं भी उत्पादन करे, उसको जीएनपी में शामिल किया जाता है। ठीक, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है या फॉर्मूला कैसे बनता है उसे आप देख सकते हो। जैसे जीएनपी की गणना अगर देखा जाए तो जीएनपी निकालने के लिए हम जीडीपी में विदेशों से होने वाला शुद्ध आय को जोड़ते हैं। ठीक है, देखो जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, एनएफएआई क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों में हमारे, और इसका अर्थ क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय होता क्या है, विदेशों में हमारे निवासियों द्वारा अर्जित आय। देश के घरेलू सीमा के बाहर हमारे निवासियों द्वारा जो आय अर्जित किया गया था उसमें हमें हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटाना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएफआईए निकल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय निकलेगा। क्लियर है? कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको बताया था ये हमारी डोमेस्टिक सीमा है। ठीक है, जब हम जीडीपी की गणना करते हैं, जीडीपी का गणना करेंगे तो इसमें हमारा जो रेसिडेंस है, ये इनके द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है उसको जोड़ेंगे, प्लस जो नॉन रेसिडेंस होगा उनके द्वारा भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंसिडर किया जाता है जीडीपी में। लेकिन मैं क्या बोला हूं आपको, जीएनपी में क्या होता है, तो जीएनपी में होगा ये अगर हमारा घरेलू सीमा है तो इसमें केवल रेसिडेंट शामिल होंगे, साथ में घरेलू सीमा के बाहर जो रेसिडेंट द्वारा प्रोडक्शन किया जाएगा उसको भी शामिल किया जाएगा। तो जीडीपी में हमको क्या घटाना पड़ेगा, जो घरेलू सीमा के भीतर नॉन रेसिडेंस द्वारा प्रोडक्शन हो रहा था इसको हटाना पड़ेगा, और इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा, घरेलू सीमा के बाहर जो हमारे रेसिडेंट के द्वारा, जो निवासियों के द्वारा उत्पादन हो रहा था उसको जोड़ना पड़ेगा। वही चीज को बोला जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, देखो विदेशों में हमारे निवासियों द्वारा अर्जित आय को जोड़ना है और हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटाना है। क्लियर है? यहां से समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, सेम वही चीज है। ठीक है, इसको एकदम ध्यान से समझना है, आगे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है निवल घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या रहता है, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर निवासियों और गैर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जिसमें मूल्यह्रास घटा दिया जाता है। ठीक है, एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन। कुछ नहीं है, सेम जीडीपी का फॉर्मूला लगाना है, उसमें केवल आपको मूल्यह्रास को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। वही सेम चीज आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, निवल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल आपको क्या करना है, मूल्यह्रास को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में घटाना है। जीएनपी में किसको घटाना है, आपको डिप्रेसिएशन को घटाना है, तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद देखो राष्ट्रीय आय आ जाता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से राष्ट्रीय आय का तात्पर्य साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो मैं आपको बता चुका हूं, एक तो फैक्टर कॉस्ट बताया था, एक तो मार्केट प्राइस बताया था, जीडीपी जीएनपी का आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं, एनडीपी एनएनपी भी आपको बता चुका हूं। तो अब देखो जो भी अवधारणा है उसको आप दोनों चीजों पर निकाल सकते हो। जैसे हम लोग बोल रहे हैं एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसे हम या तो मार्केट प्राइस में निकालेंगे या फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे, दोनों पे आप कर सकते हो। मार्केट प्राइस में निकालोगे तो याद रखना इसमें जो उत्पादन लागत है उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना होगा और सब्सिडी घटानी होगी। जब आप फैक्टर कॉस्ट में निकालोगे तो ये उत्पादन लागत होगा किसी प्रोडक्ट का। तो राष्ट्रीय आय किसको बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से राष्ट्रीय आय का तात्पर्य साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, तो जब आप नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर निकालोगे ना, उसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय। अब एकदम सामान्य से आप राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे टेक्निकल डेफिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर और बाहर निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जिसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। और ये जो मौद्रिक मूल्य है ना, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये कौन सा मौद्रिक मूल्य होगा, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत इसी को तो बोला जाता है ना फैक्टर कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट का जो आप उत्पादन कर रहे हो, यहां पर जैसे बोल रहे हैं उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, मतलब जो अंतिम उत्पाद का उत्पादन किए हो आप, उसका क्या निकालना है आपको, उत्पादन लागत, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट में बेचने जाते हो तब उसका मौद्रिक मूल्य क्या रहती है, उसको नहीं, जो आपका उत्पादन लागत आया है उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। तब ये क्या कहलाएगा, आपका नेशनल इनकम,
अगर मार्केट प्राइस में मौद्रिक मूल्य निकाल रहे हो तो वो राष्ट्रीय आय नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। यही राष्ट्रीय आय का टेक्निकल डेफिनेशन है, देख सकते हो। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। साधन लागत क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही क्या है? राष्ट्रीय आय है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, ये क्या होता है? जब किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। फॉर्मूला देख सकते हो, पर कैपिटा इनकम इक्वल को नेशनल इनकम को डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। क्लियर है? यही कारण है कि भारत में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी आप देखो ना, लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है। तो कई लोग बोलते हैं कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितना है? तो भैया हमारी जनसंख्या भी तो उतनी ज्यादा है, इसलिए पर कैपिटा इनकम इतना कम आता है। आप किससे तुलना कर रहे हो? बाकी कौन है हमारे साथ? एक चाइना आपको देखने को मिलेगा, ठीक, हमारे आसपास जनसंख्या में। उसके बाद यूएसए जाओगे, एकदम डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है जनसंख्या। क्लियर है? इसलिए हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कम देखने को मिलता है। ठीक, एक चीज याद रखना, किसी भी देश के आर्थिक विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को मापने का सबसे अच्छा पैमाना माना जाता है पर कैपिटा इनकम को। इस चीज को ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखो ये न्यूज है, ठीक, जिसमें क्या कहा गया है? इंडिया इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल चुकी है अब कि इंडिया विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और उनके अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी कितनी है? 4.18 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है ना। 4.18 ट्रिलियन डॉलर है भारत की जीडीपी। अगर लाख करोड़ में देखा जाओ तो इसको आप 90 से इंटू कर सकते हो, क्योंकि $1 लगभग 90 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो ये लगभग 360-370 लाख करोड़ रुपए की आपको जीडीपी देखने को मिलेगा भारत का। ये है जीडीपी भारत का, और इस जीडीपी के साथ भारत वर्तमान में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जापान को पीछे छोड़कर हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं ऑफिशियली। हमसे आगे कौन कौन है? हमसे आगे जर्मनी, उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद यूएसए। इस प्रकार से 2030 तक याद रखना 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी भारत की, बोला जा रहा है। तो बहुत तेजी से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, हमारा जीवन स्तर भी सुधरेगा, याद रखना, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। उसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर से मैं एक चीज बता रहा हूं। ये जो आपको जीडीपी दिख रही है ना, 360 करोड़, ये है भारत की नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, ये आपका रियल जीडीपी नहीं है। और जब भी विश्व वैश्विक स्तर पर तुलना की जाती है तो नॉमिनल जीडीपी ही देखा जाता है, एक्चुअल जीडीपी से तुलना नहीं होती, ध्यान रखना। लेकिन ये सब होता क्या है, नॉमिनल और एक्चुअल जीडीपी? तो देखो, नॉमिनल जीडीपी को बोला जाता है नाम मात्र की जीडीपी। जब जीडीपी की गणना वर्तमान वर्ष की बाजार कीमतों पर किया जाता है तो इसे नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं, ठीक है। इसमें उत्पादन की मात्रा और कीमतों में होने वाले बदलाव दोनों शामिल होते हैं, ठीक है ना। यदि केवल महंगाई बढ़े और उत्पादन स्थिर रहे तो भी नाम मात्र की जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप देख लो वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी, जीडीपी की गणना आधार वर्ष, बेस ईयर की कीमतों पर होता है, ठीक है, बेस ईयर की कीमतों पर। जैसे वर्तमान में बेस ईयर क्या है? 2011-12, ये वर्तमान में बेस ईयर है। हालांकि इसको चेंज करके 2023-24 करने पर विचार चल रहा है, फाइनल हुआ है कि नहीं है वो देखना है, ठीक है ना। इस साल जब बजट आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी तक क्या माना जाता था? 2011-12 के बेस ईयर है। ठीक, उस आधार पर जब जीडीपी की गणना होती है तो उसको बोला जाता है रियल जीडीपी। अब देखो, इस पर ना महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है। केवल जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तभी आपकी जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी, ठीक है ना। केवल तभी बढ़ती है जब देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन की मात्रा में वास्तविक वृद्धि होती है, और यही सही पैमाना है। हालांकि वैश्विक स्तर पर तुलना करने के लिए नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि भैया वो भारत सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। उनके अपने आंकड़े होते हैं। जब विश्व बैंक या आपका आईएमएफ जीडीपी का कैलकुलेशन करती है तो केवल भारत सरकार के आंकड़ों पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए वो नॉमिनल जीडीपी पर क्या कर लेती है? आपका जीडीपी का कैलकुलेशन कर लेती है और उसी के अनुसार वैश्विक स्तर पर तुलना करती है। लेकिन भारत सरकार के पास तो अपने खुद के आंकड़े हैं, तो वो क्या, उसके लिए सबसे बेस्ट क्या माना जाता है? रियल जीडीपी, एक वास्तविक जीडीपी, इसी को माना जाता है। या स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की गणना बोला जाता है, जब बेस ईयर के आधार पर होता है। तो देखो ये होता कैसे है और क्यों ऐसा किया जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रियल जीडीपी में क्या होता है? बेस ईयर के आधार पर जीडीपी की गणना होगी, ठीक है। जैसे कि आपने 2024 में 100 प्रोडक्ट का उत्पादन किया, ठीक है ना। 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट मतलब मान लेते हैं कुछ भी 100 प्रोडक्ट, जैसे ये मान लेते हैं 100 मोबाइल थे, ठीक है ना। प्रत्येक मोबाइल की कीमत मान लेते हैं आपका 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है ना। सस्ता मोबाइल था भैया, ज्यादा महंगा मोबाइल हम लोग नहीं बनाए, सस्ता मोबाइल हुआ है, 1000 रुपये की कीमत था। तो 100 प्रोडक्ट 1000 रुपया एक मोबाइल की कीमत है, तो 100 आपने उत्पादन किया तो कितने की हो गया उत्पादन? लगभग 1 लाख का आपका जीडीपी हुआ 2024 का, ठीक है ना। एक मोबाइल की कीमत कितनी थी? 1000। इसकी एक थने की कीमत लगभग 1000 रुपये थी।
और 100 प्रोडक्ट आप उत्पादन किए तो दोनों को इंटू कर दोगे तो कितना निकलेगा 1 लाख। ये आपका जीडीपी है 2024 में। ठीक, अब 2025 में आप कैलकुलेशन करने जाओगे, 2025 में आप जीडीपी की गणना करोगे। इस साल भी आपने कितने का उत्पादन किया, कितने प्रोडक्ट उत्पादित किए, 100 प्रोडक्ट, 100 मोबाइल ही आप उत्पादन किए। लेकिन याद रखना इस साल जो कीमत है ना, एक मोबाइल की जो कीमत है ये बढ़कर कितना हो गई है 2000। महंगाई है, बहुत जल्दी से बढ़ गया कीमत। ठीक है, तो आपका कुल मौद्रिक मूल्य कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। तो इस प्रकार से अगर आप जीडीपी देखोगे तो इस साल तो ये हो गया आपका 2 लाख की जीडीपी। कितना इंक्रीज हुआ है जीडीपी में, एक साल में कितना ग्रोथ देखने को मिला। तो आप देख सकते हो 2 - 1 1/100, तो लगभग 100% की वृद्धि देखने को मिल रही है आपको एक साल में। क्लियर है, 100% बढ़ गया। लेकिन वास्तविकता में आपका प्रोडक्शन बढ़ा है क्या, उत्पादन बढ़ा है क्या? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं बढ़ा आपके उत्पादन में। ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी था। ये नॉमिनल जीडीपी है जिसमें महंगाई को भी क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से होता है आपका नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन। लेकिन देखो अब वहीं पर हम स्थिर मूल्यों पर या बेस ईयर के आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन करें तो हम लोग बोल रहे हैं 2024 में 100 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है ना, 100 मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ। अब बेस ईयर के आधार पर, बेस ईयर क्या बताया हूं मैं, बेस ईयर है 2011-12। ठीक है ना, तो इस आधार वर्ष पर इस मोबाइल की क्या कीमत थी इसको देखेंगे। वर्तमान में इसकी कीमत क्या है ये नहीं देखेंगे। 100 मोबाइलों का आप प्रोडक्शन किए, 2011-12 में एक मोबाइल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपये था। ठीक है ना, 100 रुपये एक मोबाइल की कीमत थी। अभी तो 1000 हो गया था 2024 में, लेकिन 2011-12 में इसकी कीमत कितना था, 100 रुपये। तो जो हमारा कुल मौद्रिक मूल्य है, इतना उत्पादन करने में हमारा मौद्रिक मूल्य अगर देखेंगे तो ये 10,000 रुपये का हमारा जीडीपी आएगा। ठीक है, ये हमारी जीडीपी हुई। अब देखो 2025 में अगर जाते हैं हम लोग, तो मैं बताया था 2025 में भी हम लोग कितने ही मोबाइल का प्रोडक्शन किए, 100 मोबाइल का। ठीक है ना, 100 ही मोबाइल का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन। अब यहां पर हम लोग कीमत देखेंगे तो भैया आधार वर्ष क्या था, यहां पर भी 2011-12 था, यहां पर भी आधार वर्ष क्या है, 2011-12। ठीक है, तो मोबाइल की कीमत 2011-12 में तो फिक्स है, 100 रुपये एक मोबाइल का कीमत था। तो जब हम इसको मौद्रिक मूल्य निकालेंगे तो अभी भी कितना आएगा, 10,000। ये हमारा जीडीपी 2025 में मिलेगा। तो अब हम अगर देखें दोनों में अगर हम तुलना करें तो जीडीपी 2024 में भी कितना था, 10,000 का, 2025 में भी कितना है, 10,000 का। दोनों में किसी भी प्रकार का वृद्धि दिख रहा है क्या, न, कोई वृद्धि नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। और वास्तविकता में प्रोडक्शन में भी कोई ग्रोथ है क्या, नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं था। प्रोडक्शन भी 100 प्रोडक्ट का पहले हो रहा था और 100 प्रोडक्ट का 2025 में हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो जीडीपी भी नहीं बढ़ी। तो इसलिए ये हमारा वास्तविक जीडीपी को दर्शाती है, वास्तविक जीडीपी में ग्रोथ को दर्शाती है। जबकि जो नॉमिनल जीडीपी रहता है ना, वो महंगाई को भी कंसीडर करता है। इसलिए याद रखना कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ रेट को नहीं बता पाती। ठीक है, जीडीपी वृद्धि हुआ भी नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ी है तब भी जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाएगा, याद रखना। क्लियर, तो ये होता है आपका एक्चुअल और नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। आपको समझ में आ गया होगा और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, आप सबको पता है, देख लो ये सब क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए नाम मात्र की जीडीपी क्या होती है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नाम मात्र की जीडीपी। ऑप्शन क्या है, जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है, बिल्कुल गलत है। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमत पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बाजार की क्या कीमत है उसके आधार पर जीडीपी की गणना होती है, तब उसको बोला जाता है आपका नॉमिनल जीडीपी। सी ऑप्शन देखो क्या बोला है, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्यों पर किया जाता है। ये एक्चुअल जीडीपी के लिए है, वास्तविक जीडीपी के लिए है ये, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, आप सर देख ही चुके हो। क्लियर है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय क्या है करके पूछा गया है। देखो ऑप्शन एक एक ऑप्शन करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है, नेशनल इनकम, मूल मूल्यों पर एनएनपी। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जब भी राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन आएगा, जीडीपी से आएगा, जीएनपी से आएगा, एक चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही क्या है, राष्ट्रीय आय है। तो देख सकते हो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, देखो हमको निकालना क्या है, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए ये जो यहाँ पर जो दिया है ना, मूल मूल्य पर एनएलपी, अरे भाई यही तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है। तो इस पर और अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी को जोड़ने घटाने कोई मतलब है क्या, नहीं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद सेकंड देखो, बाजार मूल्य पर एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसमें, माइनस, ये माइनस है। उसके बाद आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है ना, यही चीज हम लोग पढ़े थे। अगर आपको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में आपको इनडायरेक्ट टैक्स घटाना होगा और सब्सिडी को जोड़ना होगा। तो वही चीज तो कर रहे हैं, ब्रैकेट है मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा बी वाला।
ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद देखो मैं आपको बोला था एक यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है करके, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पूछा गया है पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, नेशनल इनकम क्या है, किसको डिनोट करता है अगर पूछा जा रहा है। देखो ऑप्शन क्या बोला है, ए ऑप्शन दिया है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं एक एक करके ये सब फॉर्मूला बना रहा हूं, आपको समझने में आसान होगी। उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर, इसमें क्या करना है आपको, डिप्रेसिएशन को घटाना है। तो इससे क्या निकलेगा बताओ, इससे नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेशनल इनकम होता क्या है, सबसे पहले तो उसी को लिख लेना। नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये आपका नेशनल इनकम है, ये निकालना है। तो देखो जीएनपी में अगर आप मूल्यह्रास को घटाओगे क्या निकलेगा, एनएनपी तो निकल जाएगा, ये तो सही है। लेकिन ये क्या फैक्टर कॉस्ट में निकलेगा क्या, नहीं भाई, मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस में ही रहेगा, बस आप मूल्यह्रास बस तो घटा रहे हो। तो एनएनपी मार्केट प्राइस ये हमारा नेशनल इनकम होता है क्या, नहीं, हमारा नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है। तो ये तो नहीं निकला, तो ऑप्शन ए गलत है। उसके बाद देखो बी क्या बोल रहे हैं, बी में बोला जा रहा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मूल्यह्रास को घटाकर, माइनस क्या करना है आपको, डिप्रेसिएशन। उसके बाद क्या बोल रहा है, विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय को जोड़कर, विदेशों से प्राप्त निबल कारक आय एनएफआईए को जोड़ना है बोला जा रहा है। तो देखो इससे क्या निकलता है, देखिए जीएनपी में आप मार्केट प्राइस को घटाओगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर आपका बच जाएगा एनएफआईए। तो इसको जोड़ने और घटाने से क्या चीज परिवर्तित होता है, अगर आपका जीडीपी है उसको आप जीएनपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर आपका एनडीपी है उसको आप एनएनपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब आप विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ोगे या घटाओगे। क्लियर है ना। तो यहां पर तो आप बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिए, एनएनपी आपके पास पहले से उपलब्ध है, तो इसको जोड़ने घटाने का कोई तात्पर्य बनता है क्या, नहीं बनता। इसको जोड़ने घटाने से ये जो मार्केट प्राइस है वो आपका फैक्टर कॉस्ट में परिवर्तित नहीं होने वाला, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। नेक्स्ट देखो, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, फिर देखो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यही दिया है। उसके बाद क्या बोला है, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर, मतलब इसमें किसको घटाना है, मूल्यह्रास को घटाना है, ठीक है ना, डिप्रेसिएशन को घटा देना है। क्लियर। तो इससे क्या निकल जाएगा, इसका बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, तो ये आपका हो जाएगा जीएनपी, ये जीएनपी है। क्लियर है। तो जीएनपी में आप डिप्रिसिएशन को निकाल दोगे तो आपका बन जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये हुआ। फिर क्या बोल रहा है, अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, मतलब इसमें क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। क्लियर। तो जब ये आप करते हो ना, तब मार्केट प्राइस किसमें परिवर्तित होता है, फैक्टर कॉस्ट में। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और याद रखना यही हमारा राष्ट्रीय आय होता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं अभी तक नहीं देखा हूं, हो सकता है आप लोग देखे होंगे, लेकिन इससे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए और इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। पहले तो आपको देखना है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय होता है, बस उसको आपको धीरे धीरे हर ऑप्शन वाइज निकाल के देखना है, आपका आंसर आ जाएगा इसी प्रकार से। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें ज्वाइन करिए, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां क्वेश्चन पूछिए और डिटेल में आपसे बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप फुल लेंथ सीजीपीएससी प्री का टेस्ट दिलाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्द उसमें फुल लेंथ बिल्कुल फ्री में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।